Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दमदार 10 की शुरुआत करेंगे शुभांशु के शुभ आगमन की खबर के साथ। 41 साल बाद वो शुभ दिन आज आ गया है जब कोई हिंदुस्तानी स्पेस में तिरंगा लहराकर वापस पृथ्वी पर लौट रहा है। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 18 दिन स्पेस में रहने के बाद आज वापस पृथ्वी पर लौट रहे हैं। 5 घंटे बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैलिफोर्निया तट पर स्पेस डाउन होगा। शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष को नापकर और रिकॉर्ड बनाकर वापस धरती पर लौट रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पर जाने वाले वो पहले हिंदुस्तानी हैं और अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे। शुभांशु शुक्ला ग्रेस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे अमेरिका की कैलिफोर्निया तट के पास समंदर में स्प्लैश डाउन करेगा। कल शाम करीब 4:45 पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS से विदाई ली थी। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस 22.5 घंटे की यात्रा के बाद दोपहर 3 बजे स्प्लैश डाउन करेगा। आपको बता दें कि 25 जून को केनेडी स्पेस सेंटर में शुभांशु शुक्ला ISS के लिए रवाना हुए थे और अगले दिन 26 जून को ISS पर पहुंचकर अपने नाम नया रिकॉर्ड दर्ज कराया था। 18 दिन तक स्पेस में रिसर्च और दूसरे प्रयोग करने के बाद कल वो ISS से घर वापस आने के लिए रवाना हुए और 5 घंटे बाद उनका शुभ आगमन हो जाएगा। इसे लेकर उनका परिवार खुश है। गगन यात्री शुभांशु शुक्ला पृथ्वी आने की बिल्कुल तैयारी में है। पूरे देश उनका ज़बरदस्त इंतज़ार कर रहा है और उनके घर वाले हमारे साथ हैं, उनकी माँ, उनके पिताजी, उनकी बहन। आपकी दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ी हुई है, धड़कनें बढ़ी हुई। खुशी भी हो रही है कि बेटा 18 दिन के बाद वापस आ रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि जल्दी से आए और आकर मिले, हम लोगों को मुलाकात करें। साल भर हो गया, साल भर से देखा नहीं, 1.5 साल से बच्चे को अपने। जैसे पहले 10 तारीख को आना था तो मौसम और इस सब की वजह से लेट हुआ, तो अब बिल्कुल आपको लग रहा है कि बस अब आने ही वाले हैं? हाँ, नहीं, अब तो निश्चित है, सकुशल जो है वापस होंगे। ये पूरी तरह हमको जो है कॉन्फिडेंस है। किस तरह की तैयारी घर में चल रही है अभी? हालांकि सामने आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन तब भी अभी तो तैयारी ऐसी नहीं है, बट हाँ मन में बहुत तैयारी चल रही है कि वो जब लखनऊ आएंगे तो हम डेफिनेटली उनका बहुत जोर शोर से वेलकम करने वाले हैं। अभी तैयारी तो केवल पूजा के नाम पे ही चल रही है कि पूजा हो रही है, अंदर प्रेयर चल रही है मन में कि फ्लैश डाउन है, वो सेफली हो जाए। बहुत क्रूशियल होती है ये स्टेजेस भी, तो वो सेफली हो जाए, उसके बाद फिर सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है ऑफकोर्स। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आपसे बातचीत हुई, कितनी बार बात हुई? क्या बात आपने बेटे से की? बात हुई 2 बार हुई, तो उससे 2 बार बात वीडियो कॉल हुई है। अब बाकी वैसे तो फ़ोन आ जाता है, रोज़ बात हो जाती है। बात यही होती है, सब अपने हालचाल बताता है, यहाँ से कैसा नज़ारा लग रहा है, कैसी धरती दिख रही है, कैसा सूर्योदय है यहाँ पे, कैसे खाता हूँ, कैसे रहता हूँ, यही सब बातें होती, बताया करता बैठे बैठे वहाँ से। और हम लोगों के हालचाल लेता है कि आप लोग ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, बस यही बातें होती हैं, नॉर्मल बातें। जैसे प्रधानमंत्री मोदी से बात हुई थी, उसमें भारत के बारे में भी उन्होंने पूछा था और कहा था कि बहुत भव्य दिख रहा है और यहाँ कोई सीमा नहीं दिखाई देती। आप लोग को क्या बताया, इंडिया कैसा दिख रहा है वहाँ से? यही हम लोगों को भी बताया, बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर से देखने में धरती का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। और जो उनको बताया तो वही हमें भी बताया। शुभांशु, आप बता रहे हैं वीडियो कॉल भी हुई, तो वो तो स्पेस में है और आप यहाँ धरती पर हैं, तो वहाँ से आप यहीं बैठे बैठे आपने नज़ारे देखे? जी बिल्कुल देखे। वी आर प्रिविलेज्ड इनफ एंड लकी इनफ कि हमारी जो कॉल ड्यूरेशन हुई थी, जो हमारा मीटिंग सेट हुई थी, उस ड्यूरेशन में ही सनराइज़ हुआ और हमें उन्होंने प्रॉपरली दिखाया, पूरा उन्होंने वहाँ पे वीडियो कॉल पे दिखाया हमें कि सनराइज़ कैसे हो रहा है, कैसे वो अर्थ का पेरिफेरल सर्कल जो है वो लाइट में ग्लो करता हुआ दिख रहा है। वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल था एंड हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि हमें यहाँ बैठ के ये नज़ारा देखने को मिला। जो स्पेस स्टेशन पे जाते हैं या जो एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड जाते हैं स्पेस में, उन्हीं को ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट वी गॉट लकी इनफ कि हमें वो यहाँ से बैठे बैठे देखने को मिला।
शुभांशु का स्पेसक्राफ्ट 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज स्पेसक्राफ्ट के स्प्लैश डाउन से 54 मिनट पहले होने वाला डी ऑर्बिट बर्न सबसे ज्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस होता है। आखिर ये क्या होता है? ऑर्बिट बर्न पहले आपको बता देते हैं। दरअसल जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तब उस वक्त वायुमंडल स्पेसक्राफ्ट की ज्यादा स्पीड और वायुमंडल में मौजूद हवा से फ्रिक्शन यानी घर्षण उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच जाता है और ड्रैगन में मौजूद ट्रंक जलने लगता है, जो एक आग के गोली की तरह दिखता है। इसे ही डी ऑर्बिट बर्न कहते हैं। इस दौरान थ्रस्टर के जरिए स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम किया जाता है और स्पीड को घटाकर 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाया जाता है। हालांकि इस दौरान स्पेसक्राफ्ट में मौजूद एस्ट्रोनॉट स्पेस शूट पहने होते हैं और जिस कैप्सूल में वो बैठे होते हैं वहां का टेम्परेचर 29 से 30 डिग्री हो जाता है। 13 जुलाई को जब शुभांशु को ISS पर फेयरवेल दिया गया था, तब उन्होंने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। डी ऑर्बिट बर्न से लेकर स्प्लैश डाउन तक की पूरी प्रक्रिया पहले से तय होती है। जैसे स्प्लैश डाउन से 54 मिनट पहले यानी दोपहर 2:07 पर डी ऑर्बिट बर्न होगा। उसके बाद दोपहर 2:26 पर ट्रंक वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। 4 मिनट बाद यानी दोपहर 2:30 पर नोजकोन बंद हो जाएगा और जब पृथ्वी से 6 किलोमीटर की ऊंचाई बच जाएगी यानी दोपहर 2:57 पर ड्रोग पैराशूट खुल जाएंगे। 1 मिनट बाद दोपहर 2:58 पर मेन पैराशूट खुल जाएगा, जिसके बाद कैप्सूल स्थिर हो जाएगा और दोपहर 3:01 पर कैलिफोर्निया तट पर समंदर में कैप्सूल का स्प्लैश लैंडिंग होगी। दरअसल कैप्सूल में लगे पैराशूट कैप्सूल की रफ्तार को कम कर देते हैं। ये रफ्तार घटकर 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक आ जाती है। इसी रफ्तार से कैप्सूल समंदर में उतरता है। यही प्रक्रिया स्प्लैश डाउन कहलाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि स्प्लैश डाउन के बाद क्या होगा, तो आपको उसका जवाब भी दे देती हूँ। जैसे ही कैप्सूल समंदर में उतरता है, उस वक्त अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल के अंदर ही बैठे रहते हैं, लेकिन समंदर में पहले से मौजूद ग्राउंड टीम बड़े बोट की मदद से कैप्सूल तक पहुंचते हैं। कैप्सूल को समंदर से बाहर निकालते हैं, फिर कैप्सूल का नोज खोला जाता है और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हें आइसोलेशन सेंटर तक ले जाया जाता है। मेरे सहयोगी टी राघवन इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। राघवन, जिस पल का इंतजार पूरे भारत को, पूरी दुनिया को था, वो पल अब धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल प्राची, और उस डाटा के साथ जिसका जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, बेसिकली सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय संस्थान जो हैं अलग अलग, उन्होंने ये सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो डिजाइन किए थे और शुभांशु शुक्ला ने सभी 7 अहम प्रयोगों को सफलतापूर्वक वहां अंजाम दिया और बहुत सारी जानकारी के साथ वो वापस धरती पर लौट रहे हैं। जैसा आपने बताया कि आज के स्प्लैश डाउन में सबसे क्रिटिकल जो मूवमेंट है वो डी ऑर्बिट और री एंट्री बर्न है, जो लगभग 2:09 पर दोपहर में तय हुआ है। और उस वक्त जब जो पृथ्वी के वातावरण से जो ड्रैगन स्पेस क्रू है, जिसको ग्रेस का नाम दिया गया है, वो जब एंटर करेगा तो वहां पर जैसा आपने बताया कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान जो है वो चला जाता है। तो ऐसे में वो एक क्रिटिकल मैन्यूवर के बाद स्प्लैश डाउन होगा और जैसा आपने बताया जितनी भी ये प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद स्प्लैश डाउन से तकरीबन 45 मिनट का वक्त लगता है, जब शिप जो है उसको रेस्क्यू कर कैप्सूल को पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर वो आइसोलेशन में 7 दिन के लिए चले जाते हैं।
ऐसा क्यों जरूरी है ये हम दर्शकों को बता दें, क्योंकि वहां पर जीरो ग्रेविटी और माइक्रो ग्रेविटी में जब अंतरिक्ष यात्री रहते हैं तो उनकी शारीरिक संरचना, मानसिक जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बदल जाती है। इसलिए वापस ग्रेविटी में, भारहीनता की स्थिति से ग्रेविटी में उनको वापस अकस्टम करने के लिए तमाम तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन करना होता है। जाते वक्त भी आपको आइसोलेट रहना पड़ता है और अब आप जब धरती पर वापस आ गए तब भी आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राघवन। अंतरिक्ष में भारत का तिरंगा लहराकर आज शुभांशु शुक्ला वतन लौट रहे हैं, तो इधर जमीन पर धर्म के नाम पर हुड़दंग किया जा रहा है। कांवड़ जैसी पवित्र यात्रा में कुछ लोग शहर शहर आस्था के नाम पर बवाल कर रहे हैं। कहीं दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, स्कूल बस पर लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है, तो वहीं आस्था की आड़ में थाने के बाहर पुलिस वालों से बदसलूकी की जा रही है। सवाल यह है कि धार्मिक कार्य के लिए निकले कांवड़िए छोटी छोटी बात पर इतने आक्रोशित क्यों हो रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर के शिवराजपुर थाने में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। एक कांवड़िए के घायल होने के बाद उसे पीछे आ रही कांवड़ियों की टोली ने वहां मौजूद पुलिस वालों के साथ जमकर बदसलूकी की। मौके पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया। कांवड़िए यहीं नहीं रुके, उन्होंने थाने पहुंचकर भी जमकर बवाल मचाया। आरोप है कि कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और गाली गलौज की है। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। काफी देर तक थाना परिसर में पहुंचकर हंगामा और तोड़फोड़ कांवड़िए करते रहे। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, कानपुर की तस्वीर है। यहाँ पर कांवड़िए किस कदर बवाल कर रहे हैं और कैसे धर्म की में बवाल किया जा रहा है, वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। पुलिस कर्मियों को घेर कर मारा जा रहा है। दरअसल डाक कांवड़ियों की टोली बिठूर से जल लेकर औरैया जा रही थी। इस दौरान एक कांवड़िया तेजी से दौड़ता हुआ मोड़ पर अपने आप फिसलकर गिर पड़ा, उसे चोट लग गई। हालांकि मौके पर तैनात होमगार्ड्स ने उसे फौरन उठाकर मदद पहुंचाई, लेकिन तभी पीछे से कुछ और कांवड़िए मौके पर पहुंच गए और उन्होंने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से बदसलूकी शुरू कर दी। कांवड़ियों का आरोप था कि उनके घायल साथी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में पुलिस देरी कर रही थी, पुलिस मदद नहीं कर रही थी। इस बात से बढ़ के कांवड़ियों ने पुलिस थाने में जमकर बवाल किया। पुलिस ने कांवड़ियों को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। गाड़ी निकाल तो ये कोई पहली बार नहीं है जब कांवड़िए इस तरीके से बवाल कर रहे हों। शहर शहर ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और इस बीच खबर ये है कि थाने में बवाल करने वाले कांवड़ियों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। कानपुर पुलिस ने कई कांवड़ियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है, तो वहीं थाने में उपद्रव करने वाले दूसरे कांवड़ियों की सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। डाक कांवड़िया दौड़ता हुआ बहुत तीव्र गति से मोड़ पर स्लिप करके स्वतः अचानक गिर गया, जिसको वहां पर उपस्थित भारत स्काउट गाइड का छात्र, वो होमगार्ड और चौकीदार द्वारा उठा दिया गया। वो टोली अपना आगे बढ़ गई। तत्पश्चात उसके पीछे कुछ उपद्रवियों की एक टोली आई और उनके द्वारा वहां पर उपस्थित पुलिस बल के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया गया। इस क्रम में वो पुलिसकर्मी थाने की तरफ चले गए। उनके पीछे पुनः वही उपद्रवी और आ करके थाने में काफ़ी हंगामा और तोड़फोड़ किए, जिसके संबंध में उसमें उपद्रवियों में कुछ लोगों को 170 BNSS के तहत पुलिस हिरासत में ले लिया गया। वो उनको जेल भेज दिया गया तथा अन्य लोगों के CCTV में पहचान करके उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर हरिद्वार में भी कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। बड़ी खबर है कि मामूली कहासुनी के बाद हरिद्वार में कांवड़ियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। कांवड़ियों ने शिव विश्राम गृह के बाहर चश्मे की दुकान को लाठी डंडों से तहस नहस कर दिया। ये पूरी घटना 14 जुलाई की रात करीब 1 बजे की है। हरिद्वार के अपर रोड पर हरियाणा के कांवड़ियों ने भयंकर बवाल किया। कुछ कांवड़ियों की चश्मा खरीदने को लेकर दुकानदार से लड़ाई हो गई। मामूली कहासुनी के बाद पहले तो कांवड़िए वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने साथियों के साथ आए और लाठी डंडे से उसकी दुकान पर अटैक कर दिया।
इस बीच दुकान में तोड़फोड़ करने वाले कांवड़ियों पर हरिद्वार पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। पीड़ित की दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों उपद्रवी हरियाणा के रहने वाले हैं। कल शिवगंगा गेस्ट हाउस अपर रोड के पास एक दुकानदार की कावड़ियों के समूह से घास हुई थी, जिसमें घटना जो है मामूली रूप से सामान को खरीदने के लेन देन से प्रारंभ हुई थी और उसके पश्चात जो कावड़े द्वारा इस घटना को जब कार्य किया जा रहा था तभी पुलिस को सूचना मिली और पूरी सूचना पर पुलिस ने वहाँ मौके पर पहुँचकर शांति व्यवस्था बनाई तथा 2 कावड़ियों को गिरफ्तार किया। इसमें जो उनके अन्य साथी शामिल हैं उनको भी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। इस बीच हरिद्वार से एक और बड़ी खबर आ रही है। कावड़ खंडित होने पर हरिद्वार में जबरदस्त बवाल हुआ। हरिद्वार के रोहाल की फ्लाईओवर के पास कावड़ियों ने जमकर हंगामा किया। कावड़ियों ने बैरियर लगाकर NH 334 को भी रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लग गया। वहीं हरिद्वार पुलिस ने हंगामा करने वाले कावड़ियों पर एक्शन लिया है। 2 कावड़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार में कावड़ियों का जल खंडित होने के कारण दिल्ली हरिद्वार NH 334 पर रोहाल की फ्लाईओवर के पास कावड़ियों ने हंगामा किया और हंगामे के चलते हाईवे को जाम कर दिया गया। हालांकि इसके बाद हरिद्वार पुलिस ने एक्शन भी लिया है, इन कांवड़ियों पर एक्शन लिया है। सवाल ये है कि शहर शहर ये कांवड़िए अपने आपा क्यों खो रहे हैं। देश में एक और सिंगर और रैपर को बदमाशों ने निशाना बनाया। गुरुग्राम में कल शाम सिंगर फाजल पुरिया पर फायरिंग हुई है। कार सवार बदमाशों ने फाजल पुरिया की थार को टारगेट किया। फायरिंग होते ही फाजल पुरिया ने अपनी कार दौड़ा ली और उसकी जान बच गई। 3 महीने पहले ही फाजल पुरिया की सिक्योरिटी को हटा दिया गया था, लेकिन STF के पास उन पर हमले का इनपुट था। वहीं पुलिस का कहना है कि अब तक फायरिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं और जांच की जा रही है। हमले का पैटर्न सिंधु मूसेवाला हत्या जैसा ही था। मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। हमले से पहले मूसेवाला की भी पंजाब सरकार ने सिक्योरिटी कम कर दी थी। हमारा छोटा भाई राहुल फाजिलपुरिया वो घर से निकल के आया और इस रोड पे जैसे ही चढ़ा अपना सीधा जाती है अल्मेडा SPR की तरफ, तुरंत ही पीछे से गाड़ी जो मेरे घर अभी कैमरे में देखी पुलिस वालों ने, टाटा पंच शायद वो गाड़ी थी। उन्होंने यहाँ पे आके और हमारे छोटे भाई के ऊपर एक कायराना हरकत ही कहूँगा, तो उसने पीछे से फायर किया और 2-3 राउंड उन्होंने गोलियां चलाई हैं। सिंगर फाजल पुरिया पर हमले से पहले का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें फाजल पुरिया का सफेद रंग की थार नजर आ रही है। थार के ठीक पीछे हमलावर टाटा पंच में सवार है। वो लगातार फाजल पुरिया का पीछा करते हैं और मौका देखते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। हालांकि पुलिस फायरिंग के सबूतों के मिलने से इनकार कर रही है। इस बीच वारदात वाली जगह पर गोलियों के निशान की तस्वीर सामने आ गई है। जिस जगह पर फाजल पुरिया पर गोली चली उसके पास एक रेलिंग पर गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। अब सिंगर राहुल फाजिल पुरिया का विवादों से भी नाता रहा है। फाजिल पुरिया को यूट्यूबर एल्विश यादव का क्लोज फ्रेंड माना जाता है। एल्विश यादव के सांपों के जहर के अवैध व्यापार के मामले में भी फाजिल पुरिया का नाम सामने आया था। तब ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी। इसके अलावा ईडी ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एल्विश के साथ फाजिल पुरिया की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी। और कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सोनू बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है, पुलिस क्या कह रही है, अटैक हुआ कि नहीं हुआ, अटैक हुआ तो किसने किया, क्या जानकारी मिली अभी तक? देखिए, अभी तक पुलिस ने ये साफ नहीं किया है कि गोली चली या नहीं चली, लेकिन जिस तरीके से ये रेलिंग की एक तस्वीर सामने आई है जो कि राहुल फाजिल पुरिया के ही समर्थकों की तरफ से या उसके जो परिचित हैं उनकी तरफ से खींची गई थी, जिसमें ये दावा किया गया कि जो गोली चली है वो रेलिंग पर लगी है। हरे रंग की रेलिंग है जो कि सड़क किनारे लगी हुई थी। हालांकि इसको वहां से बताया जा रहा है कि निकाल दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल ये मामला जो है बीती रात का है, जब राहुल फाजिलपुरिया अपने गांव से निकले थे, क्योंकि उनका पास में ही गांव है फाजिलपुर गुरुग्राम में, वहां से वो निकले थे अपने घर से और जैसे ही वो बाहर SPR सड़क पर आए, SPR मार्ग पे आया, तो वहां पर उनके ऊपर बताया जा रहा है कि गोली चली। और CCTV में भी देखा जा सकता है कि राहुल फाजिलपुरिया जो है वो अपनी सफेद रंग की थार गाड़ी में जा रहे हैं, पीछे से एक टाटा पंच उनका पीछा कर रही है। ये एक पूरा सीक्वेंस है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आसपास में लगे तमाम CCTV की फुटेज जो है कलेक्ट की जा रही है, ताकि जो एविडेंस है
वो सामने आ सके, जिसके बाद ये तस्वीर साफ हो सके कि वाकई में ये घटना हुई या नहीं हुई। क्योंकि राहुल फाजिलपुरिया की तरफ से ये दावा किया गया है कि उनके ऊपर गोली चलाई गई, हमला हुआ। वहीं पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जांच के बाद सामने आएगा कुमार के इस घटनाक्रम की सच्चाई क्या है, किसने हमला किया, ये हमला हुआ भी कि नहीं हुआ। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर उड़ीसा से आ रही है, जहां आत्मदाह करने वाली 20 साल की छात्रा जिंदगी की जंग हार गई। भुवनेश्वर में एम्स में बालासोर की बहादुर बिटिया ने अंतिम सांस ली। वो करीब 90% तक चल चुकी थी। आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर पर लड़की के यौन शोषण का आरोप है। परेशान होकर छात्रा ने आत्मदाह कर लिया था। हालत गंभीर होने की वजह से शनिवार शाम उसे एम्स भुवनेश्वर लाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कल देर रात उसकी मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद अब लोगों में भारी गुस्सा भी है। बालासोर की बिटिया की मौत से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें। भुवनेश्वर एम्स के बाहर कांग्रेस और बीजेडी समर्थकों ने भारी हंगामा किया। छात्रा की मौत की खबर मिलते ही एम्स के बाहर कार्यकर्ता जुटने लगे थे। जैसे ही छात्रा का शव एम्स से बाहर लाया गया, वहां मौजूद कांग्रेस और बीजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। उन्हें कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया, जिसके बाद शव को वहां से ले जाया जा सका। 20 साल की छात्रा बालासोर के FM कॉलेज में पढ़ती थी। उसने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर आत्मदाह कर लिया था। कल देर रात उसकी एम्स में मौत हो गई। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत पर दुख जताया, साथ ही दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आश्वासन भी दिया। डिप्टी सीएम प्रवती परिदा ने कहा कि सरकार मृत छात्रा के परिजनों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है, तो साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस घटना पर दुख जताया। विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल ने मांझी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि आखिर छात्रा का पोस्टमार्टम रात में क्यों करवाया गया, इस मामले की इंक्वायरी होगी तो बीजेपी के लोग सामने आएंगे। 7 महीना हो गया बेचारे लड़ते लड़ते, वो मार्शल आर्ट सीखी, उसके माँ बाप ने उसको सब सिखाया, मगर आज देखो क्या हालत कर दिया हमारी बेटी की। ये हमारी बेटी है, हम सबकी बेटी है। न्याय के लिए कम से कम देखो, कोई लड़की का इतना गट्स नहीं है कोई ये कर। हम लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। सबको मर्डर केस में बुक करो, जो ICC में भी थे उनको भी बुक करो। क्यों पोस्टमार्टम क्यों रात को कर रहे हैं? क्यों रात को पोस्टमार्टम करने के लिए? पोस्टमार्टम करना है तो दिन में कीजिए। लॉ है, नियम क्यों तोड़ रहे हैं? रात को क्यों ले रहे हैं? रात को कौन चोरी करता है? रात को आप डेड बॉडी ले रहे हो, कोई की ना देख सके। दरअसल 20 साल की छात्रा ने कॉलेज कैंपस में खुद को आग लगा ली थी। प्रिंसिपल से तंग आकर उसने कदम उठाया था। क्या है बालासोर की बिटिया का दर्द, आपको बताते हैं। कैसे वो जिंदगी की जंग हार गई वो भी आपको बताते हैं। प्रिंसिपल पर यौन शोषण का आरोप दरअसल छात्रा की तरफ से लगाया गया था। पत्र लिखकर प्रिंसिपल पर ये आरोप लगाया था, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई, 1 हफ्ते तक कॉलेज कैंपस में धरना भी दिया, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो थक हार कर आत्मदाह कर लिया।